अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि न्यूयॉर्क में सबसे फेमस मॉन्यूमेंट क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क बंदरगाह में स्थापित है। और यही सवाल अगर मैं एक मुंबईकर से पूछूं कि मुंबई में सबसे फेमस मॉन्यूमेंट क्या है, तो शायद उसका जवाब गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि एक साधारण से दिखने वाला भोजन है जिसे मराठी में हम कहते हैं बटाटा पाव, और कॉमनली हम सभी जानते हैं वड़ा पाव के नाम से। मैगी की तरह इसकी भी लाखों में वेरिएशंस है, और मुंबई की हर गली नुक्कड़ और सड़क पे आपको 20,000 से ज़्यादा फूड स्टॉल वड़ा पाव के मिलेंगे। इसी से मोटिवेट होके जंबो किंग और गोली वड़ा पाव जैसे स्टार्टअप्स का जन्म हुआ। आम लोगों से लेके बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों का सेलिब्रिटी क्रश है ये वड़ा पाव। इस कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की वजह से वड़ा पाव का जन्म हुआ, और क्या वो कारण थे जिसकी वजह से मैकडोनल्ड्स इंडिया में वड़ा पाव को भोजन के खेल में कभी हरा नहीं पाया। वड़ा पाव की कहानी 60 के दशक की है, कि वो दौर था जब मुंबई बहुत सारे टेक्सटाइल मिलों से घिरी थी और बहुत सारे माइग्रेंट और लोकल वर्कर्स उन टेक्सटाइल मिलों में काम करते थे। उन्हीं दिनों उन टेक्सटाइल मिलों के मालिक अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा शोषण और प्रताड़ित किया करते थे। उन्हें कम सैलरी और ज़्यादा समय के लिए बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। इसी से तंग आकर उन मिलों के वर्कर्स ने यूनियन बनाना शुरू किया और अपने मालिकों के खिलाफ आंदोलन की मुहिम की। उसी दौरान शिवसेना पार्टी का जन्म हुआ और बाल साहब ठाकरे सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने श्रमिकों की आजीविका के लिए बहुत सारे आंदोलनों को बढ़ावा दिया। इन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप बहुत सारे टेक्सटाइल मालिकों ने अपने टेक्सटाइल मिल्स को बंद करना पड़ा, जिसके वजह से बहुत सारे वर्कर्स बेरोजगार हो गए। बाला साहब ठाकरे जी ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया और उन्होंने अपने टेक्सटाइल वर्कर्स को ये कहा कि उन्हें उडुपी रेस्टोरेंट की तरह ही फूड स्टॉल खोलने चाहिए और उन्हें साउथ इंडियन फूड के साथ कंपटीशन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक शख्स था जो कि इतिहास रचने वाला था, और उनका नाम था अशोक वैद्य, जो कि दादर रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी फूड स्टॉल चलाते थे और उसमें स्नैक्स बेचा करते थे। एक दिन अशोक वैद्य अपने फूड स्टॉल में यूं ही आम दिनों की तरह फूड के साथ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लकीली उन्होंने पाव के अंदर कुछ आलू के पकोड़े और थोड़ी बहुत तीखी चटनी डाली। खाने वालों को ये स्नैक बहुत पसंद आया और देखते देखते उनके वड़ा पाव बड़ी ही तेजी की रफ्तार से बिकने शुरू हो गए। अशोक वैद्य को वड़ा पाव का आविष्कारक के रूप में माना जाता है, और उनकी ही बदौलत आज मुंबई में हजारों लोग वड़ा पाव खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरा ये स्नैक उन दिनों गिरन गांव के कॉटन मिल वर्कर्स का फेवरेट भोजन हुआ करता था। इस आलू की टिक्की को पाव के अंदर डालना और बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता था, और 1971 में इसकी कीमत करीबन 10 से 15 पैसा हुआ करता था। इसे ओवरक्राउडेड मुंबई के ट्रेन्स में खाना और ले जाना काफ़ी कन्वीनियंट होता था, बजाय अगर आप बटाटा भाजी और चपाती को ले जाए, जिसे ओवरक्राउड लोकल ट्रेन्स में खाना बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है। बाला साहब ठाकरे जी को वड़ा पाव से इतना प्यार हो गया कि वो हफ्ते में 2 या 3 बार अशोक वैद्य के फूड स्टॉल से वड़ा पाव खाने लगे, और इसी वजह से मुंबई में वड़ा पाव की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मराठी में वड़ा पाव को आमतौर पर बटाटा पाव कहा जाता है, क्योंकि बटाटा का मीनिंग होता है आलू, और वड़ा का मीनिंग होता है तला हुआ स्नैक, और पाव का मीनिंग है ब्रेड, जो कि एक पोर्चुगीज वर्ड है। आलू जो शायद आज हम खाते हैं वो पोर्चुगीज की देन थी, जिसे वो व्यापार के मतलब से इंडिया में लाए थे, और बाद में ब्रिटिश और पोर्चुगीज ने भारत में उसके बीज बोए, और भारतीय कृषि में निरंतर सुधार की वजह से उसे बड़े पैमाने पे उत्पादन किया गया। पोर्चुगीज व्यापारी पोर्चुगल से गोवा के रास्ते जब भारत में उतरे, तो उन्होंने गोवा और आसपास के मुंबई के लोगों को ईस्ट कल्चर या यूँ कहिए खरीम पैदा करने की टेक्निक सिखाई, जिसकी वजह से गोवा और मुंबई के लोगों ने ब्रेड बनाने का कल्चर शुरू हो गया। 1990 दशक के अंत तक भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत में ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाने की घोषणा की अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। इसी घोषणा के बाद बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स जैसे कि कोका कोला, पेप्सिको और मैकडोनल्ड में भारत में एंट्री लेने की घोषणा की। मुंबई, जो कि एक मछली पकड़ने वाला राज्य हुआ करता था, इसी घोषणा के बाद वो भारत और दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। यहाँ पे कई सारे लोग और कंपनियां हर सेकंड में व्यापार और वाणिज्य करने लगे। जैसे जैसे मुंबई शहर बड़ा होते गए, कई सारे भारतीय अलग अलग राज्य से मुंबई में कामकाज की तलाश में आने लगे। इसी तरह से वड़ा पाव हर रोज खाने जाने वाला भोजन के रूप में प्रसिद्ध होने लगा।
बढ़ती हुई भारतीय आबादी और फूड डाइवर्सिटी को देखते हुए मैकडॉनल्ड ने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड्स ने इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ कंपटीशन करने के लिए बहुत सारे वेज फ्लेवर के बर्गर्स का इंट्रोडक्शन किया। डाइटरी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने बीफ और पॉर्क जैसी वैरायटीज का इंट्रोडक्शन इंडिया में नहीं किया और बहुत ही फेमस बर्गर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मैक टिक्की बर्गर। आइए चलिए जानते हैं उन 3 मेजर कारणों को जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स इंडिया में वड़ा पाव को भोजन के खेल में हरा नहीं पाया। सबसे पहला कारण है समय और पैसा। यदि आप किसी मैकडॉनल्ड आउटलेट पर जाते हैं तो आपको बर्गर तैयार करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं और यदि आप किसी वड़ा पाव स्टॉल में जाते हैं तो इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगता है और कभी कभी तो उससे भी कम समय लगता है। मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ समय ही पैसा है और एक साधारण व्यक्ति आमतौर पर सुबह के समय काम के लिए बस या ट्रेन से जाता है और उसके पास नाश्ते के लिए बहुत ही कम समय होता है। इसके अलावा वड़ा पाव को न्यूज़पेपर में लपेट के रखना कहीं अधिक सुविधाजनक है और मुंबई की लोकल ट्रेन में इसे आसानी से खाया भी जा सकता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्पाइसेस और चटनी। अगर आप मुंबई के किसी भी वड़ा पाव स्टॉल पे चले जाओ तो आपको स्पाइसेस और चटनी में बहुत ही डिफरेंट काइंड का फर्क दिखेगा और यही बात अगर आप किसी मैकडॉनल्ड के आउटलेट पे जाओ तो आपको मेन्यू में जो आइटम है वो हमेशा सेम रहता है और उसका टेस्ट और इसमें कोई इनोवेशन की जगह नहीं होती। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है अवेलेबिलिटी। अगर आप मुंबई जाए तो वहाँ पे आपको 20,000 से ज़्यादा फूड स्टॉल वड़ा पाव के मिलेंगे और उसका अगर कंपेयर हम मैकडॉनल्ड से करें तो शायद वो 100 से भी कम है। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन सुबह सुबह ड्यूटी पे जाता है तो उसको ट्रेन या बस के बाजू में कोई एक वड़ा पाव का ठेला या स्टॉल मिल ही जाता है। इजी अवेलेबिलिटी और आसानी से मिलने की वजह से वड़ा पाव मुंबई की स्ट्रीट फूड्स का किंग बन चुका है और मैकडॉनल्ड ने बहुत कोशिश की पर वो उसकी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर पाया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यही आशा करता हूँ कि मैंने वड़ा पाव के ओरिजिन और उसके कल्चरल इम्पोर्टेंस को थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फ्यूचर कंटेंट को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने फेवरेट वड़ा पाव मोमेंट्स को लिख सकते हैं और इसे इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जहाँ एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस और सरलता की वजह से KFC जापान में इतना पॉपुलर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ रहे।